Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 29 of Indian Evidence Act, that is a part and parcel of confession. So in this particular section, the provision relating to confession is mentioned, and especially whenever any confession is otherwise relevant, it will not become irrelevant only because of promise of secrecy. तो अगर कोई कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट है वो सिर्फ इसलिए इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि वो इस प्रॉमिस पे कन्फेशन दिया हुआ था कि वो कन्फेशन को सीक्रेट रखा जाएगा। तो ये सेक्शन 29 में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Section 29 of Indian Evidence Act, that is dealing with confession. So Section 29 says that confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy. So if the confession is otherwise relevant, it will not become irrelevant only because of promise of secrecy. क्या अगर कोई confession otherwise Indian Evidence Act में relevant है, दूसरे प्रोविजन में अगर वो रिलीवेंट है, वो सिर्फ इस बेस पे इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा कि वो जब अक्यूज ने कन्फेशन दिया तब उसने सीक्रेट रखने के वादे पे दिया हुआ था कन्फेशन। समझ रहे हो कि सिर्फ ये बेस पे वो इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा कि उसको सीक्रेट रखने के वादे पे कन्फेशन दिया गया था। सो इफ such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made when it was made to the accused under a promise of secrecy. अगर कोई कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के दूसरे प्रोविजन में रिलीवेंट है, वो इस बेस पे इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा कि सिर्फ ये पे कि अगर अक्यूज ने किसी को कन्फेशन दिया और उसने ये वादे पे दिया कि भाई मैं तुझे बता रहा हूं कि मैंने ऑफेंस किया, लेकिन तुझे इसको सीक्रेट रखना है, तू किसी को नहीं बताएगा, इस वादे पे मैं तुझे कन्फेस करता हूं, तो ये बेस पे सिर्फ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के बेस पे वो इररिलेवेंट नहीं होगा। अगर अदरवाइज रिलीवेंट है, दूसरे प्रोविजन में अगर वो कन्फेशन है इररिलेवेंट है, तो सिर्फ ये बेस पे इररिलेवेंट नहीं होगा क्योंकि उसको सीक्रेट रखने के वादे पे किया गया था। सेकंड वन इज बाय प्रैक्टिसिंग अ डिसेप्शन ऑन द अक्यूज्ड। अक्यूज ये नहीं कह सकता अदरवाइज रिलीवेंट है, फॉर एग्जाम्पल कन्फेशन, तो अक्यूज ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे फंसा कर लिया गया, मुझे डिसीव करके लिया गया, मुझे भैला फुसला के लिया गया, मुझे फंसा के लिया गया, डिसेप्शन, डिफ्रॉड करके लिया गया, फ्रॉड करके मेरे अगेंस्ट में ये कन्फेशन लिया गया, ये कह के वो कन्फेशन को इररिलेवेंट नहीं बना सकता अगर कन्फेशन रिलीवेंट है अदरवाइज। थर्ड वन इज व्हेन द अक्यूज्ड वाज ड्रंक। अक्यूज्ड ये नहीं कह सकता कि जब मैंने कन्फेशन दिया तब मैं शराब पिया हुआ था। समझ रहे हो? अदरवाइज अगर कन्फेशन रिलीवेंट है तो सिर्फ ये बेस पे वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा कि उस टाइम पे अक्यूज ने शराब पी रखी थी। फोर्थ है कि इन आंसर टू क्वेश्चन विच द अक्यूज नीड नॉट हैव टू आंसर। ये नहीं कह सकता अक्यूज्ड कि मैंने ऐसे क्वेश्चन को जवाब दिया, आंसर किया जिसका आंसर देना मुझ पर बंधनकारक नहीं था, तो ये भी एक बेस नहीं होगा कन्फेशन को इररिलेवेंट बनाने का। लास्ट जो कंसेप्ट है व्हेन नो प्रायर वार्निंग वाज गिवन टू अक्यूज्ड। अक्यूज्ड ये नहीं कह सकता कि मुझे कन्फेशन रिकॉर्ड करने के पहले मुझे कोई वार्निंग नहीं दी गई। तो ये 5 ग्राउंड्स ऐसे है कि अगर कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट है, कन्फेशन दूसरे इंडियन एविडेंस एक्ट के दूसरे प्रोविजन में अगर कन्फेशन रिलीवेंट है, वो सिर्फ ये 5 ग्राउंड्स पे रिलीवेंट नहीं होगा, वो रिलीवेंट ही रहेगा। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसको कि पहला है व्हेन इट वाज मेड to the accused under a promise of secrecy. So when a confession obtained from an accused by promising him that what he will confess will be kept secret is relevant under the section. कि यहाँ पर अगर accused को ये कहा गया कि भाई तू confession देगा तो तेरे confession को हम secret रखेंगे, और ये वादे पे accused ने confession दिया, तो accused ये नहीं कह सकता कि मेरा confession irrelevant है,
वो कन्फेशन रिलीवेंट ही होगा। अगर दूसरे प्रोविजन में अगर कन्फेशन रिलीवेंट है तो यहां पर भी रिलीवेंट ही रहेगा, चाहे वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे दिया हुआ हो या ना हो। सो यहां पर देखो कि रमेश इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग सुरेश, तो रमेश पे चार्जेस थे कि उसने सुरेश का मर्डर किया। अब हुआ ऐसा कि नरेश इज अ फ्रेंड ऑफ रमेश, जो नरेश रमेश का दोस्त था। नरेश आस्क रमेश रिगार्डिंग मर्डर विथ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एंड रमेश कन्फेस। तो नरेश ने क्या किया, जो रमेश मर्डर के जिस पे चार्जेस थे उसका दोस्त था, तो नरेश ने रमेश से कहा कि भाई तूने मर्डर किया है या नहीं किया है मुझे बता, अगर तू मुझे बताएगा भी तो मैं उसको सीक्रेट रखूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और ये प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे वो राज रखेगा, इस प्रॉमिस पे रमेश ने नरेश को कन्फेस किया। रमेश ने नरेश से कहा कि हाँ मैंने ही सुरेश को मारा, कन्फेशन दिया। अब क्या होगा, दिस कन्फेशन में बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 29, तो ये कन्फेशन सेक्शन 29 में रिलीवेंट होगा। अब ये अगर नरेश कोर्ट के सामने आकर कहता है कि रमेश ने मेरे सामने गिल्ट कन्फेस किया, तो रमेश ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने कन्फेस तो किया लेकिन नरेश ने इसको सीक्रेट रखने का कहा था, इसलिए इररिलेवेंट है। सेक्शन 29 ये कहता है कि प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी कन्फेशन को इररिलेवेंट नहीं बनाती, वो कन्फेशन रिलीवेंट ही रहेगा। दूसरी चीज है यहां पर, बाय प्रैक्टिसिंग डिसेप्शन ऑन the accused. When a confession is obtained by practicing fraud and deception with the accused, the confession is admissible as if it was not taken by inducement, threat or promise. अब देखो, if it is admissible, the court is not concerned how the evidence is obtained. तो यहां पर अगर फ्रॉड करके भी किसी के पास से कन्फेशन लिया हुआ है, उसको फंसाकर कन्फेशन लिया गया है, तो वो कन्फेशन भी रिलीवेंट रहेगा सेक्शन 29 में। अदरवाइज अगर कन्फेशन रिलीवेंट है तो यहां पर भी कन्फेशन रिलीवेंट ही होगा सेक्शन 29 के हिसाब से। अब थर्ड जो है वो है व्हेन द अक्यूज्ड वाज ड्रंक। अब द इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जनरली स्पीक्स ट्रूथ, ये तो माना जाता है कि जो शराब पिया हुआ है वो सच ही बोलेगा। इफ एनी कन्फेशन इज मेड बाय एन अक्यूज्ड हु वाज ड्रंक, द कन्फेशनल स्टेटमेंट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 29। शराब के नशे में जब वो शराब पिया हुआ था तब उसने कन्फेशन दिया, तो वो कन्फेशन सेक्शन 29 में रिलीवेंट ही रहेगा। यहां पर देखिए कि रमेश कन्फेस हिज गिल्ट अंडर द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन बिफोर सुरेश, तो रमेश ने शराब के नशे में सुरेश के सामने अपना गुनाह कबूल किया, गिल्ट कन्फेस किया उसने। रमेश कैन नॉट टेक द डिफेंस दैट ही कन्फेस इज गिल्ट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। बाद में चल के रमेश ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने सुरेश को जो कन्फेशन दिया वो शराब के नशे में कन्फेशन दिया था, तो उसका कन्फेशन रमेश कन्फेशन बिकम्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन 29। सो रमेश का कन्फेशन सेक्शन 29 में एडमिसिबल होगा, क्योंकि वो अदरवाइज रिलीवेंट है कन्फेशन, तो सिर्फ शराब पी के कन्फेशन दिया इस बेस पे वो इररिलेवेंट नहीं होगा बल्कि वो रिलीवेंट ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज in answer to question which the accused need not have to be answered. So there is no bar to the admissibility of confession for being made in answer to question. When accused is questioned as to the fact, he is not bound to answer whatever may be the form of question. If any answer is given by the accused, it will be treated as confession. Suppose कि अगर मुझे किसी ने पूछा कि भाई कि तूने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, क्वेश्चन किया, अब उसका आंसर देना मेरे पे बंधन कारक नहीं है, फिर भी मैंने क्या किया, मैंने आंसर दिया हाँ मैंने ही ऑफेंस किया, तो वो कन्फेशन सेक्शन 29 में रिलीवेंट हो जाएगा। मैं कोर्ट के सामने ये जाकर नहीं कह सकता कि जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था उसका जवाब देने के लिए मेरे पे कोई बंधन नहीं था, फिर भी मैंने जवाब दिया, तो ये बेस पे वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा, वो कन्फेशन रिलीवेंट ही रहेगा। अब देखिए लास्ट जो है when no prior warning was given to accused, सिर्फ ये बेस पे कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा। अक्यूज्ड ये नहीं कह सकता कि मेरा कन्फेशन इररिलेवेंट है, वो इसलिए क्योंकि मुझे कन्फेशन रिकॉर्ड करने के पहले कोई वार्निंग नहीं दी गई, मुझे ऐसा नहीं कहा गया कि अगर तू कन्फेशन देगा तो ये कन्फेशन तेरे अगेंस्ट में यूज होगा और तुझे इसके बेस पे सजा भी हो सकती है, ऐसी मुझे कोई वार्निंग नहीं दी गई, इसलिए मेरा कन्फेशन इररिलेवेंट है। अक्यूज्ड ये डिफेंस नहीं ले सकता, वार्निंग दो या ना दो,
वो कन्फेशन रिलीवेंट होगा सेक्शन 29 में. So the section provides that a voluntary confession does not become inadmissible merely because the maker was not warned before that it might be used against him as evidence. तो अगर कन्फेशन वॉलंटरी है तो वो कन्फेशन एडमिसिबल होगा, वो इनएडमिसिबल नहीं होगा सिर्फ ये बेस पे कि वो अक्यूज्ड को वार्निंग नहीं दी गई. तो वॉलंटरी कन्फेशन है तो एडमिसिबल ही रहेगा सेक्शन 29 में. अब इस पे प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 29 पे. इफ कन्फेशन इज अदरवाइज रिलीवेंट इट डज नॉट बिकम इररिलेवेंट merely because it was made under a promise of secrecy when accused was drunk in answer to question which accused need not have to answer. All of the above are correct. तो हमने यहाँ पर देखा कि अंडर द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी भी रहा, वो भी एक है. दूसरा व्हेन द अक्यूज्ड वाज ड्रंक है, वो भी है. इन आंसर टू द क्वेश्चन व्हिच अक्यूज्ड नीड नॉट बी हैव आंसर, ये भी है. सो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर. ये अदरवाइज कन्फेशन अगर रिलीवेंट है तो सिर्फ ये 3 ग्राउंड पे वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं होगा. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, दैट इज द राइट आंसर. सो दिस इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.